आम तौर पर जो समझा जाता है ना, जैसे सारे ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि ओवर थिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं होता। हर इंसान के अंदर सोचें एक ख़ास तादाद के अंदर ही हर इंसान वो सोचता रहता है, 24 आवर वो सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग का असल मतलब ये होता है कि अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, यानी ऐसी थिंकिंग आ जाए जिनके ऊपर इंसान को कंट्रोल ना हो और वो ऑटोमेटिकली आ ही जाए और वो उसको कोशिश करने के बावजूद उसको रोक ना सके। मैं इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे अभी तो मैं अपनी मर्ज़ी से हाथ हिला रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर कंट्रोल है, मैं इसको यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, जहाँ भी रखूँ। लेकिन आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। अब उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके से वो थिंकिंग जब हमारे कंट्रोल में ना आए और तो हम उसको कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये किसी भी इंसान के साथ किसी वक्त भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका एक मसला उनको हो जाता है, और वो मसला ये होता है कि वो जानते नहीं हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिन पर हम आगे अभी बात करेंगे। तो वो हम समझेंगे कि इंशाल्लाह ये ओवर थिंकिंग ठीक है। बिल्कुल ये ओवर थिंकिंग है। ठीक। यानी कि सोचों में स्टक हो जाना, किसी एक ख़ास बात के ऊपर, किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर वो आगे की सोच को ना लेना, उनके सॉल्यूशंस की तरफ ना चलना, बल्कि उसी एक ख़ास बात के ऊपर सोचे रहना। जैसे अभी आपने कहा कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता, यानी वक्त गुजरने के बाद जब वो उन सोचों में फंसते हैं तो वो फिर उसी के ऊपर सोचे चले जाते हैं और उस वक्त के ऊपर अपने आप को कर्ज करते रहते हैं कि मैं यूँ कर लेता या ऐसा हो जाता। हम ये जो परेशान रहते हैं ना, ये ओवर थिंकिंग के अंदर, ये बेसिकली इन्हीं दो वजूहात के ऊपर होती है। या तो हम अपने माजी के जो रेग्रेट्स होते हैं, जो हम करना चाह रहे होते हैं वो उस वक्त हमने किया नहीं होता, या लोगों ने जो हमारे साथ किया होता है उसकी सोच हमारे दिमाग में फंसी हुई होती है और हम ये चाह रहे होते हैं कि काश ऐसा ना हुआ था। या फिर ये मुस्तकबिल के अंदेशे होते हैं कि हम मौजूदा हालात की ऑब्जर्वेशन करते हुए कुछ चीज़ों को ऐसा पाते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और उनसे हम नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि इससे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, और फिर इसी लूप में हम जब फंस जाते हैं, सर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और उनसे हम नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि इससे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। और उसी ये है जो माजी की चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। अच्छा। फ्यूचर के हवाले से तो ये है कि अचानक कोई एक सूरत हाल सामने नज़र आई तो फौरी तौर पर बंदा उसके सोल्यूशन में लग जाता है। एंग्जाइटी जैसे पैदा होती है। ये बात करना कि एंग्जाइटी की वजह से इंसान को जो है वो ओवर थिंकिंग होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। और एंग्जाइटी का ताल्लुक आमतौर पर फ्यूचर के मामलात के साथ ज़्यादा होता है। ये असल में ना हमारे ओल्ड जो प्रिमिटिव ब्रेन है, ये उसका सारा है। मतलब एक सिलसिला होता है ना, ये कदीम वक्तों से ही, जब इंसान का न्यू ब्रेन इतना भी डेवलप नहीं हुआ था, तो उन्हें किसी खौफ का जब सामना होता था तो उनके पास फिर दो रिस्पांस होते थे। यानी एकदम से उनका एड्रेनलिन रश किया और उस के प्रेशर की वजह से या तो वो फिर मतलब एक जंगल के एक आदमी जा रहा होता था, तो उसको अगर कुछ सामने शेर का सामना होता था, अब उसके पास दो ही ऑप्शन होती थी, या तो वो शेर से लड़ जाता होता था या फिर वो वहाँ से भाग जाया करता था। तो इस तरीके से वो अपने उस हाल को निकालता। लेकिन गुज़रते वक्तों के साथ जैसे जैसे उसका न्यू ब्रेन डेवलप करता गया, उसके अंदर थिंकिंग, लॉजिकल, ये वाली सारी चीज़ें आती गई, तो इंसानों ने फिर उसके अंदर सॉल्यूशंस की तरफ आना शुरू कर दिया। तो ये फ़्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स जो आपने बात की है, ये तो फौरी तौर पर इंसान से फ़ैसला करवाता था और उसके ऊपर अमल करवा देता था। तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग वाला तो ऐसा कोई वो सूरत हाल सामने नहीं आती। ओवर थिंकिंग जिसे आप कहते हैं वो तब स्टार्ट होती है जब हम उन चीज़ों के ऊपर बेबसी महसूस करना शुरू कर देते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि इनके ऊपर हमारा इख्तियार हो और हम इन मामलों को अपने तरीक़ों से सुलझाना शुरू कर दें और उनको करना शुरू कर दें, लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा होता। तो वो फिर उनके अंदर सोचें इस प्रेशर के साथ शुरू हो जाती है कि वो फिर काश, और वो इस तरह से ना कोई ऐसी अनहोनियों के उसमें आ जाते होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होना शुरू हो जाए जिससे मेरा ये मसला को हल हो जाए, तो वो मुसलसल उसके ऊपर सोचे जा रहे होते हैं। ये इस थिंकिंग का ताल्लुक ये होता है कि वो किसी एक ख़ास बात के ऊपर ही बार बार वो सोचे जा रहे होते हैं। ये तो पंजाबी में भी हमने सुना है कि
सोचा नहीं तो मौजा ही मौजा। तो जो लोग वो फिर सोचते हैं वो फिर सोचते ही चले जाते होते हैं। तो बेसिकली ये इंसान के कॉन्शियस अनकॉन्शियस का ताल्लुक है। वो लोग जो कॉन्शियसली ज़्यादा वर्क करते हैं उनके साथ ये मसला ज़रा कम होता है। जो कॉन्शियसली काम नहीं करते, जिनका अनकॉन्शियस, उनका गेट जो है सब कॉन्शियस वो ओपन रहता है, तो वहाँ से ख़यालात की जलगार इतनी ज़्यादा आती रहती है कि वो उनको मैनेज नहीं कर पाते और उस ओवर थिंकिंग के प्रेशर में वो परेशान रहते हैं। ये मतलब सोचें कंटेजियस होती हैं। ये एक सोच से दूसरी सोच खुद जनरेट होती रहती है। हमारा दिमाग मैरेकुलसली बड़ी हैरानकुन चीज़ है। इसके अंदर बस सिर्फ एक क्ल्यू, एक ख्याल जाना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ना ख्यालात को जन्म रहते हैं। यानी एक जैसे ख्यालात फिर एक जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो ख्यालात इकट्ठे होते रहते हैं तो वो ख्यालात मिल के वो फिर एक आइडिया बनना शुरू हो जाते हैं। वो एक पूरी कहानी बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो कहानियाँ बनती हैं वो चूँकि हमारे अपने दिमाग की कहानियाँ होती हैं, हम उनसे डिनाई भी नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी किसी चीज़ को गलत नहीं कहता। वो कहता है मेरे दिमाग के अंदर जो बातें पैदा हो रही हैं ये एक्जैक्टली ऐसा ही है, जो मैं सोच रहा हूँ ये वैसा ही होता है। तो इन कहानियों के साथ बस ये दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये है कि ये जो हमारे दिमाग में कहानियाँ बनती हैं ये हमेशा किसी खुशगवार एंड पे ख़त्म नहीं होती। ये हमेशा एंड पे जब कहानी ख़त्म वो एंड पे जा रही होती है तो लुट्टे गए, मारे गए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी एक ट्रेजिक एंड पे जाकर रुकती हैं। दूसरा इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि ये जो मैंने सोचा है ये सच है। यानी जब हम उसको मान लेते हैं कि ये सच है तो यहाँ से वो परेशानी और फिर दिमाग हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा अब ऐसा हो गया तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो वो स्टक हो जाता है उस एक ख़ास बात के ऊपर जिसके ऊपर उसकी अनकंट्रोल थिंकिंग। अच्छा, जैसे आप ये बता रही हैं कि अक्सर लोग जो इन सोचों में मुब्तला होते हैं वो यही सच समझना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इस साइकिल को ब्रेक किस तरह? फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई सहाफ़त के शोबे से, अब उसको एक मसला आया, उसने कहा कि इसमें हो सकता है कि कोई डेफेमेशन का केस हो जाए मेरे पास, हो सकता है कोई लाइबल लॉ मेरे अगेंस्ट लगा जाए, हो सकता है मुझे इसमें कोई फना मसला हो जाए। अब वो तो अपने एक्सपीरियंस से सोच रहा है और उसको पता है कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, उसने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, तो कहाँ पर ये ओवर थिंकिंग बन जाती है? अगर वो प्रैक्टिकल स्टेप ले रहा है, इससे भी बचना है मैंने, इससे भी बचना है, इससे भी बचना है, और फिर मैंने कोई फ़ैसला लेना है। हम ये कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन होगी तो इंसान को उसके सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्शन होना एक अलग बात है, उस डायरेक्शन के अंदर अपने सारी सोचों की और अपने सारे अमल की जो अलाइनमेंट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खाली डायरेक्शन जो है वो आपको कहीं नहीं पहुँचाती। तो एक्शन जो है ये हमेशा जो हमारे खौफ हैं उनका बेहतरीन इलाज ये होता है कि हम उस एक्शन को करने लग जाएं, लेकिन जब तक हम उस एक्शन में नहीं पड़ते तब तक हम उसका वो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। बड़ी खूबसूरत दुआ है। अब ये दुआ ना तो कुरान से है ना हदीस से है, लेकिन एक चलती आ रही है हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर ना ग्रुप पे, उसमें पढ़ते हैं। वो दुआ ये है कि ऐ अल्लाह हमें इतना सुकून दे कि हम उन मामलात को तस्लीम कर सकें जो हमारे बस में नहीं है, और हमें इतनी हिम्मत दे कि जो हमारे बस में उनको कर सके। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर वो कहता है इतनी समझ भी दे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सके। असल मसला कहाँ पे है? इन बातों में हम फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सी मेरे बस में और कौन सी मेरे बस में नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे बच्चे के बस में ये है कि वो एग्ज़ाम से पहले दिन रात लगा के स्टडी कर और पास हो जाए। रिज़ल्ट क्या आएगा ये उसके बस में नहीं है। अब परेशान वो कहाँ पर होगा? जब वो रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा, जो उसका काम नहीं है, जो अल्लाह के करने का काम है। तो वो ज़ाहिर है फिर अब उसने एग्ज़ाम भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया, अब जो उसके बस का नहीं है उसको वो लेट गॉड करे ना, कि वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। उसे अपनी जो मेहनत की हुई है उसके ऊपर उसे पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन वो क्या सोचता रहेगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके लिए वो कोशिशें, कुछ लोग तो फिर और कोशिशें भी स्टार्ट कर देते हैं कि किसी तरीके से रिज़ल्ट अच्छा है। तो इस तरीके से उनकी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सिर्फ इस फ़र्क को ना समझते हुए। वह मिसाल के तौर पे हम अपने माजी को तो चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल। हम अपने मुस्तकबिल को असरअंदाज हो सकते हैं, मतलब आज जो हाल है प्रेजेंट पे काम करके, मतलब मैं आज जो कुछ हूँ वो मैं अपने माजी के अमाल के नतीजे में हूँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा उसका दारोमदार मेरे आज के ऊपर है। आज मैं जैसा करूँगा मैं वैसा ही आइंदा बनना शुरू जाऊँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने माजी को तब्दील कर लूँ तो मैं अपने हाल में आज काम करना शुरू कर दूँ, ताकि मुस्तकबिल में जाकर मैं जब वापस देखना शुरू करूँगा माजी, तो मेरे माजी का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब
कंट्रोल मेरा माजी के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरी सोचें मुझे क्या कहती हैं, काश ऐसा ना होता, काश मैं वैसा कर लेता, काश वो मेरी बात को मान लेता, काश उस वक्त मुझसे कोई सही फैसला हो जाता। तो हम पूरी कोशिश करते हैं माजी को चेंज करने की। अगर हम सिर्फ इतनी बात को अंडरस्टैंड कर लें कि माजी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी चीज़ हमारे आने वाली ज़िंदगी में हमारे काम नहीं आ सकती, ना रंज, ना गुस्सा, ना दुख। एक्चुअली हम फंसे क्या होते हैं, माजी के इमोशंस में फंसे हुए होते हैं। माजी के वाक़यात तो एक फ़िल्म की तरह हमारे चलते रहते हैं और फिल्म हमें वही डिस्टर्ब करती है जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है। लेकिन अगर किसी फिल्म के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट ना हो तो वो तो एक स्टोरी है। वो तो हम देख के आ जाएंगे और किसी को हम वो बता देंगे, डिस्टर्ब करोगे जब इमोशंस। तो माजी के साथ जब हम अपने इमोशंस को अलग नहीं कर पाते तब तक हम उसमें डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन अगर इमोशंस को अलग कर दें तो फिर माजी हमारी सिर्फ एक स्टोरी की तरह रह जाएगी जो किसी भी इंसान को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसमें यह है कि देखिए, माजी से सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम आज के हाल में फ़ायदा उठा सकते हैं। यही सीन जो अभी आपने क्रिएट किया, इसमें माजी में क्या है कि माजी में जो कुछ हुआ, मतलब इसने पसंद किया और उसने नहीं पसंद किया, किन वजूहात पर पसंद नहीं किया, तो आज उसे चाहिए कि वो उससे सीख ले, अपनी उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दे जो कि वो उसकी नापसंदीदा माजी में रही हैं किसी शख्स के हवाले से, ताकि आइंदा अगर ज़िंदगी में ऐसा दोबारा मौका आए तो कम अज़ कम वो ना। यानी माजी में जो कुछ हुआ उससे हमने जो सबक सीखा वो वाहिद चीज़ है जो आज हमारे हाल में हमारे काम आएगी और हमारे मुस्तक़बिल को बेहतर करेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हमें दुनिया में किसी आदमी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हर आदमी हमारी ज़िंदगी में आता है और हर आदमी हमारी ज़िंदगी से गुजर जाता होता है। नए लोग आते जाते रहते हैं। सिर्फ वाहिद खून का रिश्ता ऐसा है जो माजी में भी हमारे थे, जो आज हाल में भी हमारे हैं और मुस्तक़बिल में भी हमारे हैं। हमारे माजी में जो माँ बाप थे हम उनको कभी नहीं निकाल सकते, हाल में मुस्तक़बिल में लेके चलेंगे। हमारे बहन भाई हमसे कभी नहीं हो सकते, हमारे बच्चे हमसे कभी नहीं हो सकते। तो खून के रिश्तों के अलावा बाकी जितने रिश्ते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, जब इन दो चीज़ों को लेके हम इनके साथ अपनी ज़िंदगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे लॉ ऑफ अकोमोलेशन भी कहते हैं, कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो बिल्कुल जैसे अभी मैं एक मिसाल दे रहा था कि हम अपने दिमाग में कौन सी सोच और कौन सा ख्याल डालते हैं। अगर तो हम एक पॉजिटिव ख्याल डालेंगे तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव ख्यालात अट्रैक्ट करेंगे, उसको जनरेट करेंगे। अगर नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हमारा दिमाग एक ऐसी खेती की तरह है, इसमें जो बीज बोएंगे वही हम फसल काटेंगे। तो जब एक जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, हम इस ख्याल के ताबे हो जाते हैं जिस ख्याल को हम अपने दिमाग में परवरिश पाने की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, मतलब मैंने अभी लाहौर जाना है, अब मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव असर्ट करूंगा कि मुझे लाहौर जाना है। अब इसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं दिमाग के लिए। दिमाग क्या करेगा, इसके ऊपर सोचेगा, ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा, एक प्लान बनाएगा और आपको लाहौर पहुंचाने का पूरा आपके रोड मैप दे देगा। वो आपसे कहेगा अच्छा आप तैयारी कर लो, जिसके पास जाना है वहाँ पे कॉल कर लो, वेदर देख लो, जो काम करने उसकी टाइमिंग सेट कर लो, इतने बजे की टिकट करा लो, वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा, अब अगर मैं दिमाग को ख्याल ये देता हूँ नहीं मुझे लाहौर नहीं जाना, तो मेरा दिमाग मुझे जाने के हवाले से एक भी मशवरा नहीं देगा। वो उन ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा जो मुझे नहीं पहुंचाएंगे। वो कहेगा नहीं आज तो थके हुए हो, नहीं जाना, आज तो वहाँ का वेदर ठीक नहीं है, नहीं जाना, आज तो जिससे मिलना है वो तो आगे मसरूफ़ होगा, आपको तो यहाँ शाम को एक शादी भी अटेंड करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं जाएंगे, वक्त ज़ाया होगा। तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसी लॉ के तहत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। व्हाट वी थिंक वी बिकम। जिस तरह की सोचों को हम इजाज़त देंगे हम वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये कि अगर तो वो कोई पॉजिटिव उनका प्लान है, जैसे आप वो कह रहे हैं कि उसने सोचा कि मैं एग्ज़ाम पास करूंगा, अफसर बनूंगा, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर वो यही कोई एक नेगेटिव ख्याल अपने आप को दे देता है कि मैं ये एक काम करूंगा जो बज़ाहिर गलत है और उस काम को करते हुए वो मेंटली एंजॉय कर लेता है और उसको इमेजिनेशन में वो देख लेता है, तो फिर यकीन रखें कि अगर उसने इसके ऊपर वो काम नहीं किया कि इस ख्याल से निकले, तो एक दिन आएगा कि उससे वो वैसा हो जाएगा। अच्छा, उससे वैसा हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं ये कहता हूँ कि इंसान का जो मुस्तकबिल है वो उसके ख्यालात के ऊपर मुनहसर है। जिस तरह के वो ख्यालात अपने दिमाग में सोचेगा वैसा उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। क्योंकि ये तो एक पूरी हायरार्की है ना कि एक ख्याल जब अपने जैसे ख्यालात को अट्रैक्ट करेगा तो वो ख्यालात मिलके उसका एक आइडिया बना देंगे, फिर एक आइडिया अपने जैसे आइडियाज़ को अट्रैक्ट करेगा, वो उसके लिए एक प्लान बना देंगे,
वो प्लान अपने जैसे प्लान को अट्रैक्ट करेगा तो उसके एक्शन में आ जाएंगे। जब उसके एक्शन में आ जाएंगे तो उसकी आदत बनना शुरू हो जाएंगी। उसकी आदत एक दूसरी आदत को अट्रैक्ट करेंगी तो वो फिर उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। फिर ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी जो उसके फ्यूचर के ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर देंगे। तो कहाँ एक ख्याल उसके मुस्तकबिल को डिटरमिन करता है। वो इसलिए कहते हैं कि हमेशा मुस्बित और पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि इससे आपका मुकद्दर होता है। और जैसा हम सोचते हैं ना, ये तो हमें ये भी पता है कि हम बार बार हम सुनते हैं ना कि गुमान करें तो भाई अच्छा गुमान करें, क्योंकि अगर गलत गुमान करेंगे तो वैसा होने लग जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से होने लग जाता है। हमें पता है ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा आईना देख के कहा कि मैं जितना खूबसूरत हूँ क्या मेरी कोई कीमत चुका सकेगा। तो फिर आगे क्या हुआ, वही हुआ, बिके भी और फिर एक रुई की हड्डी के ऊपर कोई उनका मोल भी नहीं चुका पाया, इतने हसीन थे वो। तो हमारे ख्यालात हमारे मुस्तकबिल को डिटरमिन करते हैं। इसलिए हमें अपने ख्यालात के ऊपर ना वो जो कहते हैं एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। हमें अपना तजज़िया करना चाहिए। हमें अपने ख्यालात और सोचों को सुबह और शाम उनकी ऐसी छांटी करनी चाहिए कि जो नेगेटिव ख्यालात हैं उनको हमें अपने दिमागों से दूर करके सिर्फ पॉजिटिव ख्यालात को देना चाहिए। अच्छा, जब कोई इस तरह से ऐसी सोच में फंस जाए जिसमें से उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा हो और वो सोच जो है, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, इसके लिए ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि ये सोचें बंदे को इनएक्टिव कर देती हैं। वो बंदे को कुछ करने ही नहीं देती, बंदे को एक जगह पे बैठा देती हैं। बस वो सिर्फ सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, और वो सोचें जो है मल्टीप्लाई हो के ना तो उसके अंदर ही अंदर बेड़ा गर्क कर रही होती हैं। सबसे ज़रूरी काम ये है, अच्छा, इस ज़रूरी काम से पहले ये है कि बंदा अपना एक ना लाइफस्टाइल ऐसा बनाए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल बनाए और उन चीज़ों के ऊपर काम करता रहे कि इस तरह की सोचों में वो फंसे ही नहीं। यानी प्रोएक्टिव अप्रोच तो ये है कि इन सोचों के शुरू होने से पहले ही उसे पता चल जाए कि ये मैं ऐसी सूरत हाल हो गई है कहीं इसमें मैं फंस ना जाऊँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना है। अच्छा, लेकिन अगर वो इन सोचों के अंदर वो फंस चुका है तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, उस इंसान को ज़रा देर से ख्याल आता है कि मैं ओवर थिंकिंग में फंसा हूँ, मैं कोई निकलूँ। उसने अपने इर्द गिर्द माहौल में जो उसके करीबी लोग होते हैं उनको उसने इजाज़त दी हो, भाई अगर कभी आप मुझे ये देखें कि मैं ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ हूँ तो आप मुझे बताएं, मुझे इशारा करें कि मुझे लगता है कि आप कुछ ना ऐसा सोच रहे हैं जिससे बाहर नहीं निकल रहे। अब उनकी इस बात को मैं फ़राग दिली के साथ एक्सेप्ट करूँ, मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए। उन्हें कहूँ अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है, फिर मैं अपनी सोचों को सोचूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग। ओके, ठीक है। थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग ये होता है, हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यानी अगर मैं आपसे यही कहूँ कि अभी आप मुझे बताएं पिछले 10 मिनट में आप क्या सोच रहे थे, तो आप को ज़रा मुश्किल पेश है। आप सोच ही जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो अपनी थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका तरीक़ेकार ये है कि जो लास्ट सोच आई है उससे पीछे सोचना शुरू कर दें। इससे पहले मैंने क्या सोचा, इससे पहले क्या ख्याल आया, इससे पहले क्या ख्याल आया, पहले से करते करते आप उस ख्याल को पकड़ लेंगे जिस ख्याल से आपकी ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, देखें, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करने का टाइम आम तौर पर वो होता है जब आपका कोई भी मसला आपके फैमिलियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर दे। यानी जैसे आपने कहा कि इर्द गिर्द के लोग तंग पड़ जाते हैं, जब आपको लगे कि मेरी इस बिहेवियर से, मेरे इस मसले से अब ये लोग तंग पड़ना शुरू हो रहे हैं, मैं ख़ुद तो तंग हुई हूँ, ये भी तंग है, तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ रब्ता कर लें और अपने इस मसले को वहाँ पर हल करें। अपने तौर पर आप जो कर सकते हैं वो ये है कि ये जो अभी मैं मेटा कॉग्निशन की बात कर रहा हूँ, थिंकिंग ऑफ द थिंकिंग, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हमारी सारी ओवर थिंकिंग का जो मरकज़ होता है वो माजी है या मुस्तकबिल, जैसे मैंने पहले बात की। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि हम अपने आप को वहाँ से खींच के हम अपने आप को हाल में ले आएँ। अब हाल में लाने का क्या तरीका है? हाल में लाने का तरीका है, जैसे ही आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मैं फंस गया हूँ, सोच मेरी रुक नहीं रही या किसी ने इशारा किया, आपको फ़ौरन अपने एनवायरनमेंट में आके 5 चीज़ों को देख के उनका नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। ये कैमरा है, ये लाइट है, तो हम साहब बैठे हुए हैं, ये 5 चीज़ों का नाम लें। आप अपने जो सुनने की हिस्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए आप माहौल के अंदर आती हुई 5 आवाज़ों को शनाख्त करें। एक हल्की सी गूंज की आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, या परिंदे की आवाज़ आ रही है, ये हो रही है। आप कोशिश करें स्मेल करने की कि आपको इस जिस माहौल में बैठे हुए हैं किसी तरह की कोई स्मेल है। जब आप अपनी सेंसेस को हाल के ऊपर लगा देंगे
तो आप देखिएगा कि आपकी वो सारी सोचें एकदम से ब्लॉक हो जाएंगी और आपको खींच के वो हाल में ले आएंगी। हाल में कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी हमेशा पीछे या यहाँ पर होती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को फौरी तौर पर ओवर थिंकिंग से रोकने का। वो कहते हैं कि आप अपने 24 घंटे में ना, अगर आप इतने ही प्रोन टू एंग्जाइटी हैं और आपने सोचना है और आपको इसमें किसी तरह का मज़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अगर वो आपने करना है और उसके ऊपर आप की वो जो परेशानी होती है वो नहीं निकलती, तो आप अपने आप को 24 घंटे में एक वरीइंग टाइम दे दें कि जी ये मेरा वरीइंग टाइम है, शाम से 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बैठ जाएं और दुनिया भर की जितनी नेगेटिव सोचें हैं वो एकदम से सोच लें, उसके बाद उठें। लेकिन प्रैक्टिकली ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है कि इस तरीके से करना, क्योंकि ये तो किसी वक्त भी आपके ऊपर वारिद हो सकती हैं और ये आपको आना शुरू हो सकती है। ये भी वो ऐसे ही है। इसीलिए मैंने ये कहा है कि अपने आप को इस बात के लिए हर वक्त तैयार रखना कि जब मुझे इस बारे में को बताया जाएगा तो मैं बड़े खुले दिल के साथ उनकी बात को एक्सेप्ट करूंगा और उनकी बात को बुरा नहीं मानूंगा। तो जब वो ये तय कर लेता है और उसको ये बताया और उसको पहले से ये पता होगा कि ये बात तो मैंने खुद ही नहीं कही हुई है, कैसे लम्हों में आप मेरे साथ बात करें, तो वो फ़ौरन उसे ट्राई करेगा कि ये तो तब इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको इजाज़त दी हुई है। उनकी बातचीत को सुने और शेयरिंग जो होती है वो इस नेगेटिविटी को और इस ओवर थिंकिंग को निकालती है। अच्छा, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो फटाफट उनके साथ शेयर करना शुरू कर दे, उन्हें बताना शुरू कर दे कि मुझे तो ये ख्याल आ रहा है और मुझे तो ये परेशानी आ रही है, मैं तो इस सोच के अंदर मुब्तला हूँ। तो चलो, जो जिसकी ओवर थिंकिंग है ना, उसे किसी बाहर से सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसको सिर्फ शेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। जो सुनने वाले हैं उनका काम सिर्फ इतना है, वो उसकी पूरी बात को सुनने, उसके बाद उसके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है। कोई एक आध मशवरा है तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जब हम बात करना शुरू करते हैं तो डबल थिंकिंग के ऊपर चला जाता है। एक तो सोच रहा है, एक बोलते हुए सुन भी रहा है, तो बात करते हुए उसे खुद सोल्यूशन मिल जाएगा। किसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन गोल जो है बगैर प्लान के तो एक ख्वाब है, बिल्कुल, और जो प्लान होता है बगैर एक्शन के ख्वाब है। ठीक है, जब तक उसके अंदर एक्शन नहीं होगा। तो प्लान तो हम कुछ भी हमने अचीव करना हो लाइफ के अंदर, तो बगैर प्लान के तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सारा दारोमदार प्लान के ऊपर नहीं है, आपने गोल क्या सेट किया है। हाँ। अगर तो गोल पॉजिटिव है तो उसका प्लान भी वो पॉजिटिव होगा, आप उसको वो अचीव करेंगे। ओवर थिंकिंग वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर आप उसको प्लान को करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है, जैसे हमने वो बात की। या आप ये ख्याल आपके दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि मैं जो गोल बनाया है या जो प्लान बना रहा हूँ ये अचीव नहीं होगा। जैसे ही लफ्ज़ वो नहीं आया, फिर वो जो भी करना शुरू कर देगा वो उसको नहीं कर पाएगा, और फिर वो नहीं जो है नेगेटिव ख्यालात, यानी उस प्लान को ना करने वाले ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी हम सोचते हैं ना, हम अपने दिमाग को ना नेगेटिव असर्शन ना दिया करें, हम फिक्रे ना बोला करें, क्योंकि NLP के अंदर वो ये कहते हैं कि हर वर्ड जो है हमारे दिमाग के अंदर पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, तस्वीरी शक्ल के अंदर होता है। एक वाहिद लफ्ज़ नो है जिसकी कोई तस्वीरी शक्ल नहीं है, और हमारा दिमाग नो को नहीं मानता। बिल्कुल, यानी जब हम अपने दिमाग को कोई नो के साथ असर्ट करते हैं तो उसके फिर नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि आंखें बंद करें और अपने घर का गेट ना देखें, तो हुआ क्या कि घर का गेट नज़र आ जाता होता है। तो इसलिए जब हम किसी प्लान को करते हुए उसमें लफ्ज़ नहीं लगा के कुछ हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके असरात जो हैं वो फिर उलट आना नेगेटिव आना। बिल्कुल, जो इर्द गिर्द रहने वाले होते हैं ना, मिजाज आशना होते हैं। अगर तो मिजाज आशना है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो फिर उसके साथ बातचीत और कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग परेशानी बनती है जब हम शेयर करना भी छोड़ देते हैं, हम उसमें फंसे हुए होते हैं। मसलन उस वक्त में हमें अपने बच्चों की कोई बात भी बुरी लगती है, हमें माँ बाप की नसीहत भी बुरी लगती है। हम उनसे कहते हैं कि मैं एक ऐसे मसले में फंसा हुआ हूँ जिसका मुझे हल तलाश करना है अपनी सोचों में। आप लोग बातचीत करके मेरा तो वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और उसकी उन बातों से भी उसे इरिटेशन हो रही है। आप मुझे कोई मुफीद मशवरा भी नहीं दे रहे, और आप मुझे कोई मुफीद मशवरा भी। बचपन के असरात जो हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन के, वो सारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, तो उसका दिमाग जो है वो ग्रो कर रहा होता है, नशो नुमा कर रहा होता है। वो
पैदा होते ही एनवायरनमेंट से सारे उसने वो सीखे हुए नहीं होती चीज़ें, तो वो वक्त के साथ साथ सीख रहा होता है। जैसे जैसे फिर उसकी ग्रोथ हो रही है, जो उसके साथ पेश आया हुआ होता है उसके असरात उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर होते हैं। पेरेंट्स लड़ाई झगड़े वाले हैं तो दबा हुआ बच्चा होगा, उसको उसकी कंपटीशन वाले माहौल में उसे रखा गया है, कंपैरिजन वाले माहौल में रखा गया है, तो उसके भी उसकी शख्सियत के ऊपर असरात होंगे। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो सारी ज़िंदगी उसको उसके साथ उसका पीछा करते रहते हैं। बचपन का जो टाइम होता है ये रोक टोक वाले माहौल में बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं। कहते हैं जो बचपन होता है वो माँ बाप के लिए बच्चों को शहजादों की तरह पालना चाहिए, आका की तरह पालना चाहिए, उनकी बातों को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो सीखने के अमल में है। ज़बरदस्ती अगर आप उनको किसी बात से रोक टोक करेंगे तो उनका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो जवान होना शुरू होते हैं तो फिर आप उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं, क्योंकि आपने उनको डिसिप्लिन करना होता है, लाइफ करना होता है। जब वो 20-25 साल से ऊपर गुजर जाएं फिर आप उनके साथ दोस्तों जैसा वो माहौल रखना शुरू करते हैं। तो बचपन के जो माहौल होता है, तरबियत का जो माहौल होता है वो उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर असर होता है। तो आप अपनी अक्ल के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करें। ठीक, हमेशा आप अपने जितने भी ज़िंदगी के कोई मकसद और गोल आपने सेट किए हैं तो हर मसले के लिए अब तो माहिरीन मौजूद हैं। एक वक्त ऐसा आ गया, आपको जो भी मसला है आप उनके माहिरीन से मशवरा शुरू कर दें। तो पहला स्टेप कोई सिर्फ जो होता है वो मशवरा लेने वाला होता है, जिसको हम काउंसलिंग भी कहते हैं, वो होती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई मज़हब का मसला है तो आप किसी आलम से फ़ौरी रब्ता कर लें। अपने तौर पर आप डिसीजन लेंगे करेंगे तो फिर परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कोई कानूनी मसला है तो आप किसी लॉयर से बात कर लें। इसी तरीके से अगर आपको कोई डे टू डे मसाइल आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन में कोई मसाइल आते हैं, कोई आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, यानी ज़िंदगी में चलते हुए जिस तरह के मसाइल आते हैं तो आप अपने माहिरीन के साथ मशवरा करना शुरू कर दें। यानी पहला स्टेप तो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके मशवरों के लिए आप अपने काउंसलर से रब्ता करें। फिर जब ये मसाइल आपको आना शुरू हो जाएं और इन मसाइल की वजह से आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ इनएक्टिव सी होना शुरू हो गई है, कुछ लोग आपके कुछ रवैयों से डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर लाजमी बात है आपको अपने किसी साइकोलॉजिस्ट और किसी काउंसलर से मशवरा करना चाहिए और उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए। इसमें हम जब बात कर रहे थे ना कि जब हम इसमें फंस जाते हैं तो फौरी तौर पर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स पैदा हो रहते हैं जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर असरअंदाज हो रहते हैं। एक तो मैंने ये तरीका बताया कि फौरी तौर पर आप हाल में आना शुरू करें। दूसरा ये है कि आप कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की तरफ चले जाएं। ये आपको ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा वो बचाती है। फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रजू करना, हमें ऐसी मसनून दुआएं हैं जिनका पढ़ना ये भी हम शुरू कर दें तो इसके साथ भी हम बहुत ज़्यादा पुरसुकून। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हर मसले का हल मौजूद है। सिर्फ अगर नहीं उसके पास कोई हल तो वो इंसानी जज्बात और उनकी फीलिंग्स को ठीक करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। तो हम अपने मसाइल का हल उससे ले सकते हैं, लेकिन उन हल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसके साथ अपनी अटैच्ड इमोशंस हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए आपको किसी काउंसलर के पास वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जिस तरह का आपको कोई मसला पेश आए ना